नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के हिंदी स्टडी में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। अभी हम LT ग्रेड के जो एग्ज़ाम पेपर देख रहे थे उत्तराखंड वाला, वो एग्ज़ाम पेपर देखेंगे। उसके आधे क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ। ये दूसरा पार्ट है उसी क्रम में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है, संचारी भावों की संख्या कितनी है। तो संचारी भावों की संख्या कितनी है, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, 33 है। और संचारी भाव 33 होते हैं। और अगर पूछा जाए रस से संबंधित, इस एग्जाम पेपर में लगभग कम से कम 10-15 क्वेश्चन आए इस पेपर में, जिसके रस अच्छे से तैयार होगी ना, तो वो बहुत अच्छे से क्लियर कर सकता है। ऐसा पेपर था ये। ठीक है, तो इसीलिए कई बार ना कुछ टॉपिक, कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम में किसी टॉपिक से आप 5-6 सवाल लगातार ले लेते हैं। तो अगर अलंकार से आ जाए, छंद से आ जाए, तो अच्छे से आपको ये चीज़ें बढ़िया से देख लेना है। क्योंकि इस पेपर में मैंने देखा कम से कम 10-15 क्वेश्चन रस से ही हैं। तो मन के ये तो पेपर बहुत ही बढ़िया था भाई। ठीक है, संचारी भावों की संख्या कितनी हो गई, 33 हो गई। और रस कितने हैं, 9 हैं। और स्थायी भाव कितने हैं, 9 है। अगर पूछें कि रस के अवयव कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। रस के अवयव कितने होते हैं, 4 होते हैं। और पूछें कि विभाव अनुभाव के कितने प्रकार होते हैं, तो वो 4 होते हैं। और विभाव के कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, उद्दीपन विभाव और आलम्बन विभाव, इस तरह से। ठीक है, आगे देखते हैं। और सात्विक अनुभाव कितने होते हैं, 8 होते हैं अपने। काव्य के घटक क्रमशः हैं। तो काव्य के घटक क्रमशः क्या है, तो इसमें एक ऑप्शन हमारा सी सही होगा। वर्ण, शब्द, वाक्य और पद, ये क्या है, काव्य के घटक हैं। ठीक है, इनका क्रम लगाने के लिए आ जाता है कि इनका क्रम क्या है। अगर पूछें वाक्य के काव्य के घटक दे रखे इसमें, कभी वैसे एग्जाम में एक बार आया था ये कि वाक्य के अवयव कौन से हैं। ठीक है, वाक्य के अवयव क्रम से लगाने के लिए इसमें दे रखा है काव्य के घटक। आगे देखते हैं। ध्वनिलोक लोचन के प्रणेता कौन है। तो ध्वनिलोक लोचन के प्रणेता कौन है, तो ये ऑप्शन बी सही होगा इसमें, आनंदवर्धन। ध्वनिलोक लोचन और ये जो है विश्वनाथ, इनकी रचना है साहित्य दर्पण। और बाणभट्ट की है कादम्बरी रचना। नाट्य शास्त्र है भरत मुनि की रचना। ये भरत दे रखे ना, तो भरत मुनि है, भरत मुनि इनकी रचना। अगर मैं लिखूंगी तो इसमें टाइम लगेगा, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि जहाँ ज़रूरत हो वहीं लिखने की कोशिश करूँगी। लेकिन जितना बोल के जल्दी स्पीड से हो सकता है वो अच्छा रहता है। ठीक है, रस निष्पत्ति के सर्वमान्य व्याख्याकार हैं। तो रस निष्पत्ति के सर्वमान्य व्याख्याकार कौन है, तो वो हैं भरत मुनि। ऑप्शन ए सही होगा इसमें हमारा। विभाव में प्रधान है। तो विभाव में प्रधान क्या होता है, वस्तु होता है विभाव में प्रधान। तो इसमें ऑप्शन डी होगा। अब विभाव का ये क्या, कारण। ठीक है, अब या तो किसी क्या कहते हैं, परिस्थिति होगी या वस्तु होगी। किसी एक रस उत्पन्न करने के लिए या तो कोई वस्तु होगी या परिस्थिति ऐसी होगी, तो कारण होता विभाव का एक। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, वस्तु। अगर वस्तु नहीं होता तो परिस्थिति होती, तब भी विभाव का प्रधान होती। आगे देखते हैं। विभाग कितने प्रकार के होते हैं, 2, उद्दीपन विभाव और आलम्बन विभाव। नाट्य शास्त्रकारों द्वारा अमान्य रस है। तो नाट्य शास्त्रकारों द्वारा अमान्य रस कौन सा है, शांत रस है। और नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने कितने रस दिए थे, 8 दिए थे। तो उन्होंने शांत रस नहीं माना था। शांत रस किसने माना है, उद्भट ने दिया है शांत रस जो दिया है। ठीक है, और भरत मुनि ने प्रमुख रस कितने माने थे, नाट्य शास्त्र में 4 रस प्रमुख माने थे, जिसमें थे श्रृंगार था, रौद्र था, श्रृंगार, रौद्र, वीर और विवश। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से 4 रस थे इनके। आगे देखते हैं। समय स्थान कार्य के संयोग का नाम है। समय स्थान कार्य के संयोग का नाम क्या है, तो वो है संकलन त्रय। तो ऑप्शन 3 सही है इसमें। तो ये है, जैसे पूछ लेते हैं संकलन त्रय में कौन कौन आते हैं, तो ऑप्शन में जैसे ये दे देते हैं समय स्थान और कार्य, एक अलग दे देंगे कुछ भी, तब पूछ लेंगे। तो इस तरह से भी ध्यान कर लेना इसे कि ये समय स्थान और कार्य, ये तीनों संकलन त्रय में आते हैं और ये नाटक से संबंधित है। ठीक, आगे देखते हैं। 2 आपके रचनाकार हैं। तो 2 आपके रचनाकार कौन है,
तो दोआब किसकी रचना है? ये शमशेर बहादुर सिंह की रचना है दोआब। और ये महादेवी वर्मा की रचना कौन सी है? यामा, निहार, रश्मि, निर्जय, ठीक है। और कुमार नारायण की रचना पूजी जाती चक्रव्यूह, प्रवेश, हम तुम। और अज्ञे की रचना तो है इत्यालम, हरी घास पर छड़वार, भागरदूत, बाबरा हेरी, ये सब किसकी रचना है? ये अज्ञे की रचना है, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रथम ताड़ सप्तक का संपादन कार्य किसने किया? तो प्रथम ताड़ सप्तक का संपादन कार्य किसने किया? तो ये किया था अज्ञे ने। और जो ताड़ सप्तक कितने थे? 4 थे। कितने थे ताड़ सप्तक? 4 थे। और चारों का संपादन किसने किया था? अज्ञे ने किया था। एक तो था 1943, 1943 पहला, 1951 दूसरा, और तीसरा था क्या? 1951, 43, 51, 59, 1959। मैंने लास्ट की डिजिट याद करी थी, आगे तो 19 है ही सबके। और 1979, 1979, ठीक है। इस तरह से था इनका। आगे देखते हैं। और जो मतलब चारों ताड़ सप्तक थे, तो इसमें जो अज्ञे ने मतलब पहला ताड़ सप्तक था, इसकी भूमिका में अज्ञे जी ने कहा था कि वो बोले, हाँ, वो ताड़ सप्तक की भूमिका में इन्होंने कहा था कि राहु के अन्वेषी, मतलब कवियों को क्या कहा था? राहु का अन्वेषी। आगे देखते हैं, अस्तित्ववाद के प्रवर्तक कौन थे? तो अस्तित्ववाद के प्रवर्तक कौन थे? वे थे किंकार्डे। और प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत है। अभ्रेचन सिद्धांत किस तक का है? अरस्तु का है, ठीक है। इस तरह से ये सिद्धांत है। आगे देखते हैं, प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा है। तो प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा क्या है? तो प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा इसमें जो दे रखी वो गलत है। जो प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा है वो है 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी, 1943 ईस्वी, 143, ठीक है, 1943 ईस्वी। अगर पूछें भारतेंदु युग की समय सीमा है, तो भारतेंदु युग की समय सीमा है 1968 ईस्वी से 1990 ईस्वी, मतलब सॉरी दोस्तों 1900 ईस्वी। और द्विवेदी युग की समय सीमा है 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। और छायावाद युग की जो समय सीमा है 1918 से 1936 तक, ठीक है। इस तरह से है। देसी मुर्गी बिलायती बोल का अर्थ है। तो देसी मुर्गी बिलायती बोल का क्या अर्थ है? तो वो है बेमेल काम करना। तो इसमें ऑप्शन हमारा सी सही होगा। 3 लोक से मथुरा न्यारी, तो इसका क्या अर्थ है? तो 3 लोक से मथुरा न्यारी, इसका अर्थ है बहुत सुंदर होना। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। सारे रस अच्छे से देख लेना, उनके रस स्थायी भाव देख लेना, ठीक है, क्योंकि रस से संबंधित इसमें मैं बता ही रही थी आपको, 8-10 क्वेश्चन से ज़्यादा हैं। वाक्य रसात्मक काव्यम किसका काव्य लक्षण है? तो वाक्य रसात्मक काव्यम किसका लक्षण है? तो ये जो परिभाषा दी काव्य की, वाक्य की, तो वो लिखी है विश्वनाथ ने, ठीक है, वाक्य रसात्मक काव्यम। और डंडी की जो परिभाषा है वो है शरीर ताब्यात व्याच्छिन्ना पदावली। और एक मम्मट की परिभाषा है तद्दोषो शब्दार्थो सगुणालंकृति पुनः का अपी। तो वो मम्मट की परिभाषा। ये छोटी छोटी परिभाषा, इन्हें सबको देख लेना अच्छे से। एक वीडियो मैं भी बनाऊंगी काव्य शास्त्र की, जिनमें परिभाषा ही होंगी सारी, आपको याद हो जाएंगी एक एक करके। ये ऐसे याद नहीं होती हैं, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होता है। आपको एक एक वर्ड पकड़ना पड़ेगा इनका। किसी में वाक्य है, किसी में रस, इस तरह से, जैसे इसमें रसात्मक है तो विश्वनाथ है, इस तरह से आपको मिला मिला के ये याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि पूरी तो ये याद मुश्किल से ही होती हैं, ठीक है। शोभित कर नवनीत लिए घुटनित चल रेणु तन मंडित मुख लदी लेप किए में कौन सा रस है? तो इसमें कौन सा रस है? इसमें वात्सल्य रस है। ऑप्शन हमारा डी सही होगा। जूही की कली कविता किस छंद का उदाहरण है? तो जूही की कली कविता किस छंद का उदाहरण है? तो इसमें सभी गलत ऑप्शन दे रखे हैं, तो ये मुक्त छंद का उदाहरण है। जूही की कली जो है किस छंद का उदाहरण है? मुक्त छंद का, ठीक है। वो मुक्त छंद मतलब ये कविता किसकी है? निराला जी की पंक्ति है, जो मतलब कविता है जूही की कली। शिलागत आधार पर दोहे से उल्टा क्या है? तो शिलागत आधार पर दोहे से उल्टा क्या है? सोरठा है, ठीक है। अब पूछें कि सोरठे में कितनी पंक्तियाँ होती हैं, मतलब जैसे
उल्टा है, तो अगर तुम्हें दोहे का पता है तभी तो समझोगे कि इसमें कितनी मतलब मात्राएं होती हैं, ठीक है। और छंद में सबसे विशेष बात होती है मात्रा जरूर लगानी आनी चाहिए आपको। और छंद कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। और चौपाई में कितने मतलब मतलब चौपाई में मात्राएं होती हैं, वो होती हैं 16। और रोला में कितनी मात्राएं होती हैं? रोला में होती हैं 24 मात्राएं। और सोठा में कितनी होती हैं? विषम चरण में कितनी होंगी? 11। विषम में कितनी होंगी? 11। और सम में कितनी होंगी? 13, ठीक है। और इसका उल्टा क्या होगा? दोहा। दोहे में समचरण में 13 और विषम चरण में 11, तो ठीक है। और बरवे में कितनी मात्राएं होती हैं? बरवे में विषम में 12, विषम 12 मात्राएं, और सम में 7 मात्राएं। सब में कितनी हो गई? 7 मात्राएं हो गई, इस तरह से, ठीक है। क्योंकि इनको सबको जैसा अभी इसमें पूछा मात्राएं भी पूछ लेते हैं। अगर आपको मात्रा लगानी आती है ना, तो अगर इसका कोई छंद भी दे देते हैं ना, इसमें कौन सा छंद है वो है, तो आसानी से पता चल जाता है। मात्रा लगानी जरूर सीख लेना, ठीक है। आगे देखते हैं। माने मानिक मुक्ता छवि जैसी, अहि गिरी मज सिर सोहो न तैसी में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। अच्छा, उत्प्रेक्षा अलंकार में जैसे इसमें माने आया ना, मनु मानो जनो जाने, मतलब एक वाचक शब्द होते हैं जो इसमें मतलब मिलेंगे आपको, तो उससे भी पहचान हो जाती है। जैसे उपमा अलंकार में सा सी से आते हैं ना, तो उसमें उपमा अलंकार होता है। ये वाचक शब्दों से थोड़ा सा पहचान हो जाती है। अब जब पूछें, यमक अलंकार की परिभाषा आती है कि जब कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए लेकिन प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग हो, तो वो कहाँ कौन सा अलंकार होगा? तो वहाँ यमक अलंकार होगा। और जहाँ उपमेय में मतलब उपमेय में उपमेय पर उपमान का आरोप हो, वहाँ कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। अरे यथा संख्या अलंकार में होता है कि जिस क्रम से किसी वस्तुओं का उल्लेख किया जाए, उसी क्रम से मतलब उससे संबंधित वस्तुओं का उल्लेख किया जाए, तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? यथा संख्या अलंकार होता है। आगे देखते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में लिपि सुधार समिति का गठन कब हुआ? तो डॉक्टर जो राधाकृष्णन है, इनकी अध्यक्षता में लिपि सुधार समिति का गठन हुआ 1935 ईस्वी में, सॉरी दोस्तों 1953 ईस्वी में, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही होगा इसमें। आगे देखते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। पहाड़ी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो पहाड़ी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो वो खस से हुआ है। और मागधी से जो विकास हुआ है किसका? बिहारी बंगला, असमिया, अब इसे बिहारी बंगला, असमिया और उड़िया, ठीक है। ये तो मागधी से हुआ। ब्राचड़ से सिंधी, ब्राचड़ से कौन सी है? सिंधी है। और अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, ठीक है। इस तरह से इनका विकास हुआ। आगे देखते हैं। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र किसे माना जाता है? तो हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र किसे माना जाता है? वो है उद्दंड मार्तंड। और उद्दंड मार्तंड जो है, जो हिंदी का पहला समाचार पत्र है, तो ये कैसा पत्र था? तो ये साप्ताहिक पत्र था जो उद्दंड मार्तंड था। और इसका मतलब ये छपता था कहाँ से? कलकत्ता से। और ये 1826 से, ठीक है। इसका समय पूछे 1826 से। और जिगोल किशोर द्वारा निकाला गया था ये पत्र। और किस दिन निकलता था? मंगल के दिन निकलता था, ठीक है। अगर पूछे कि पहला समाचार पत्र कौन सा है, तो वो है बंगाल गजट, जेम्स अगस्त इसकी द्वारा जो निकाला गया था, ठीक है। और दैनिक पत्र कौन सा था? दैनिक समाचार पत्र था वो था समाचार सुधा वर्षा। आगे देखते हैं। बीसल देव रासो किसकी रचना है? तो बीसल देव रासो किसकी रचना है? तो बीसल देव रासो रचना है नरपति नाल की रचना। और जगनिक की है परमाल लासो। नल सिंह की है, नल सिंह की मैं भूल रही हूँ, नल सिंह की है विजय, नरपति नाल की विजयपाल लासो, नल सिंह है परमाल। चंद की तो पृथ्वीराज, चंद की है पृथ्वीराज रासो, चंद की रचना है, ठीक है। आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक हैं। तो हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है?
तो वो हैं नलिन बिलोचन शर्मा। ठीक है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है? हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का आदिकाल। और विनय मोहन की रचना है, विनय मोहन ने वो लिखी थी साहित्य शोध। विनय मोहन की जो साहित्य शोध समीक्षा करके एक बुक है, वो जो मतलब जो वो करते हैं ना, PhD वो पढ़ते हैं इस बुक के लिए, अच्छी है ये बुक शोध के लिए। ठीक है। और नामवर सिंह की रचना कौन सी है? दूसरी परंपरा की खोज। आगे देखते हैं। सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक का नाम क्या था? तो सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक का नाम क्या था? वो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। और महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 से ईस्वी से 1920 तक रहे। ठीक है। और आगे देखते हैं। डॉक्टर धर्मवीर भारती किस साहित्य के संपादक रहे? तो साप्ताहिक के संपादक रहे, सॉरी दोस्तों। तो धर्मवीर भारती किस मतलब पत्र के संपादक रहे? तो वो है, कौन है? धर्मयुग पत्र के संपादक रहे। आगे देखते हैं। अब इसमें जैसे हाँ ये दे रखा है, तो मतलब किस पत्र के संपादक रहे। और सुधा जैसे दे दिया आगे, तो सुधा पत्र के संपादक कौन थे? तो सुधा पत्र के संपादक थे निराला। वो वर्तमान साहित्य जो पत्र है इसके संपादक कौन थे? विभूति नारायण। और ये है साप्ताहिक हिंदुस्तान, इसके संपादक थे मनोहर श्याम जोशी। आगे देखते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी ने किस ग्रंथ की रचना की? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने किस ग्रंथ की रचना की? वो की पद्मावत की। और पद्मावत जो रचना है इसमें कितने खंड हैं? 57 खंड है। अब जैसे इस रचना के बारे में बहुत बार मतलब पूछा जाता है कि ये रचना मतलब जो मलिक मोहम्मद जायसी के यश का आधार क्या है? तो वो है पद्मावत। इनकी रचना है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम और कान्हावत, ये किसकी रचना? सब जायसी की रचना है। ठीक है। चित्रावली उस्मान की रचना है। मधुमालती मंजन की रचना है। हंसावली असायद की रचना है। आगे देखते हैं। अद्वैत वेदांत का प्रचार किसने किया? अद्वैत वेदांत का प्रचार किसने किया? शंकराचार्य ने। अद्वैत और शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य, और द्वैतवाद माधवाचार्य, और विशेष द्वैतवाद रामानुचार्य। ठीक है। सारे दर्शन अच्छे से देख लेना, सभी एग्जामों में आती है। मैं जो शॉर्ट में मतलब वीडियो डाल रही हूँ, जो शॉर्ट डाल रही हूँ छोटे छोटे, तो उसमें आपको समझ में आए ना आए, लेकिन वो इसलिए डाल रही हूँ जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, तो वो इसलिए कि जैसे तार सप्तक हैं, छापके कवि हैं, और ये दर्शन है, उपनाम है लेखकों के, और जहाँ मतलब लेखक आश्रित में रहे वो, और उनके आश्रित कौन कौन थे, और हिंदी में सर्वप्रथम, ये मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि एग्जाम में ये हमेशा प्रत्येक एग्जाम के लिए आती हैं। इसलिए शॉर्ट मैं उन्हीं के डाल रही हूँ जो प्रत्येक एग्जाम में आने ही आने हैं। ठीक है। उन्हें आपके पास बुक हो उसमें से देख लेना, बस ये समझ लेना कि इनमें से आएंगे क्वेश्चन। ठीक। आगे देखते हैं। कबीर के गुरु का क्या नाम था? तो कबीर के गुरु का नाम क्या था? तो वो थे रामानंद। और रामानंद के कितने शिष्य थे? 12 शिष्य थे। ठीक है। आगे देखते हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, यह पंक्ति किस कवि की है? तो ये पंक्ति है मलुक दास की। और ये जैसे कहते हैं ना आलसियों के लिए मूल मंत्र किसने दिया था? तो वो दिया था मलुक दास ने। ठीक है। इसे कहते हैं आलसियों के लिए मूल मंत्र। और चारों कवि ये कैसे हैं? संत हैं। क्योंकि संत कौन से हैं, सूफी कौन से हैं, इस तरह से पूछे जाते हैं ना एग्जाम, इन्हें अच्छे से देख लेना। माया महाटंगरी हम जानी किस कवि की पंक्ति हैं? तो माया महाटंगरी हम जानी किस कवि की पंक्ति हैं? ये पंक्तियां हैं तुलसीदास की। किसकी पंक्ति हैं? सॉरी दोस्तों, ये कबीरदास की पंक्तियां हैं। और तुलसीदास की पंक्ति वो हैं, गोरख जगाया जोग, भक्ति भगाया लोग। ठीक है। बहुत बार पूछी जाती। और जायसी की पंक्ति पूछी जाती है, वो मानुष प्रेम भवो भयो बैकुंठी। आगे देखते हैं। स्वयंभू में रामकथा काव्य का क्या नाम है? तो स्वयंभू के रामकथा काव्य का क्या नाम है? वो है पौंचर्यू। स्वयंभू की जो रचना है राम से संबंधित है ये। आगे देखते हैं। संत काव्य में किस रस की प्रधानता है? तो संत काव्य में किस रस की प्रधानता है? वो शांत रस की प्रधानता है। और भक्ति काल में किस रस की प्रधानता है? भक्ति रस की प्रधानता है पूरे भक्ति काल में। और श्रृंगार रस की प्रधानता कहाँ रही? श्रृंगार रस की प्रधानता रही रीति काल में। सबसे ज़्यादा श्रृंगार रस की प्रधानता रही रीति काल में। और आदिकाल में वीर रस की और श्रृंगार काल की दोनों की प्रधानता थी। अब दोनों दिए हों ऑप्शन में तो आदिकाल मतलब वीर गाथा काल, वो सॉरी जो वीर रस की प्रधानता। ठीक है।
आगे देखते हैं, गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है। तो गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है, वो हैं चैतन्य महाप्रभु, जो गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। निम्बार्काचार्य हैं सनकादि संप्रदाय, और हितहरिवंश राय हैं राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक, और शंकराचार्य अद्वैतवाद। आगे देखते हैं, ये सुमेलित करने के लिए हैं। एक तरफ मतलब इनका संदेह रखा है किस ईस्वी के हैं, और एक तरफ रचनाएं दे रखी हैं। तो अनामिका 1923 की रचना है, और आराधना 1953 की रचना है, रश्मि 1932 की रचना है, और बेला 1946 की रचना है। तो इसमें ऑप्शन हमारा ए सही होगा। ठीक है, अब इसमें जो क्वेश्चन है आगे, ये अब बस इतने ही क्वेश्चन कराऊंगी। आगे जो क्वेश्चन है तो वो कम से कम 10 क्वेश्चन तो स्थापना और तर्क के थे। 10 क्वेश्चन हैं आपके जो बचे हैं इसमें के, तो वो मैं कम्युनिटी बॉक्स में डाल दूंगी। बाकी जो एक मतलब 5-6 क्वेश्चन लास्ट में हो रहे थे, तो वो पैराग्राफ में से छाटने के क्वेश्चन थे, तो वो भी उसमें कराने का कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, 10 क्वेश्चन इसमें के और बचे हैं जो मैंने लास्ट में देखे हैं, तो वो क्वेश्चन आपको ना कम्युनिटी बॉक्स में डाल दूंगी। ठीक है, और उसमें ज़्यादातर मैं कम्युनिटी बॉक्स में जो क्वेश्चन डाल रही हूँ, तो भाई क्वेश्चन ना वे सब आए हुए हैं एग्जाम में, तो इसीलिए मैं उसमें मतलब पोस्ट कर रही हूँ। अच्छे क्वेश्चन है, उनको अच्छे से देख लेना। ठीक है, और आगे अपना जो मतलब आधुनिक काल है PYQ करेंगे, और जैसे RPSC के भी 2-3 एग्जाम पेपर हैं वो उनको भी कराऊंगी। ठीक है, क्रम से ऐसे जैसे जैसे टाइम लगता है, तब तक अपना अभ्यास प्रयास और प्रैक्टिस हमेशा करना। क्वेश्चन कोई दिन नहीं बचना चाहिए कि जिस दिन आप क्वेश्चन ना लगो। ठीक है, क्वेश्चन डेली करने हैं आपको, चाहे कितने भी करो। 100-50 क्वेश्चन डेली करने हैं, वो भी एक्सप्लेन करके अच्छे से समझ के, ऐसे नहीं कि सरसरी निगाह से वो पढ़ने हैं। ठीक, थैंक यू दोस्तों।